नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। दोस्तों, आज की अपनी हिंदी व्याकरण की तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम दो वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। पहली दो वीडियो में से जो पहली वीडियो है उसमें हमने भाषा के बारे में बात की कि भाषा क्या होगी, भाषा के प्रकार कितने होंगे, भारत में भाषाओं का क्या क्रम होगा। फिर दूसरी वीडियो की बात करें तो हिंदी के 52 वर्ण कैसे होंगे और वर्ण क्या होगा, लिपि क्या होगा, इन सब के बारे में बात की है। ये उसी सीरीज की आज तीसरी वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम स्वर क्या होगा ये समझेंगे, व्यंजन क्या होगा ये समझेंगे, स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजनों का वर्गीकरण, ये चीजें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पहली दो वीडियो में क्या हुआ है, एक थोड़ा सा 5 मिनट के लिए उसे रिवाइज करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। हमारी जो पहली वीडियो थी, सबसे पहले हमने भाषा से शुरुआत की थी कि भाषा क्या होगी। हमने बताया था भाषा भाष धातु से निकला हुआ शब्द है, जिस भाष धातु का अर्थ होता है बोलना या वाणी। और ये जो भाषा शब्द है ना, भाषा, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? भाषा का प्रयोग विचारों के आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है, ये आपको बताया था। फिर बताया था कि भाषा के प्रकार कितने होंगे। तो जो भाषा के 3 प्रकार आपको बताए थे, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है। फिर हमने कहा था भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी होगी। तो प्राचीनतम भाषा आपको बताई थी कि प्राचीनतम भाषा होगी आपकी संस्कृत। और फिर संस्कृत को भी दो पार्ट में बांट दिया गया था। एक थी आपकी वैदिक संस्कृत और एक थी आपकी लौकिक संस्कृत। फिर हमने देखा था भारत में भाषाओं का क्रम क्या होगा, जिसमें सबसे पहले थी आपकी क्या, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। उसके बाद हमने राष्ट्रभाषा क्या होगी वो समझा था और राजभाषा क्या होगी वो समझा था। राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वो हमने समझे थे, जैसे राजभाषा कब अपनाई गई, 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। राजभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, संविधान के 343 के अंतर्गत। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी। तो ये सब चीजें हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि हिंदी भारत के किन राज्यों में प्रथम राजभाषा के रूप में प्रयोग होती है और किन में प्रथम राजभाषा के रूप में प्रयोग होती है, जिसमें आपके 9 राज्य थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो पर आए और नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा कि व्याकरण को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाएगा, जिसमें से एक होगा आपका, सॉरी, हिंदी को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाएगा। एक होगा व्याकरण, एक होगा आपका शब्दकोश और एक होगा आपका साहित्य, जिसमें से व्याकरण की शुरुआत हमने की थी। फिर व्याकरण में हमने देखा कि व्याकरण को वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार 4 भागों में बांटकर हम शुरुआत करेंगे, जिसमें से हमने वर्ण विचार की शुरुआत बच्चों की थी। और यदि वर्ण विचार की बात करें तो हमने समझा था कि वर्ण क्या होगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होगी। वह भाषा की वो सबसे छोटी इकाई होगी जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हमने देखा था कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, ध्वनि। और यदि सिर्फ इतना ही प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो भी ध्वनि होगी। इन सब चीजों के बारे में हमने समझा था। फिर लिपि को जाना था कि लिपि क्या होगी। उसके बाद हिंदी के जो वर्ण हैं उनके भेद थे बच्चों आपके दो, जिन दो भेद में एक क्या था आपका स्वर और एक क्या था आपका व्यंजन। स्वरों की संख्या थी 11 और व्यंजनों की संख्या थी आपकी 33 यानी कि 33। और कुल यदि ना जोड़ दिया जाए तो ये बच्चों टोटल होंगे आपके 44 यानी 44। जबकि हिंदी में वर्णों की संख्या है 52। तो इनका जो अंतर था, ये जो 8 का अंतर था बच्चों, ये हमने देखा था कि हिंदी के 52 वर्ण कौन से होंगे, जिसमें आपका क्या था, स्वर। एक क्या था आपका अयोगवाह के बारे में हमने देखा था, जो 2 थे। उसके बाद हमने व्यंजन के बारे में देखा था, व्यंजनों की संख्या 33 थी। फिर आपका संयुक्त व्यंजन के बारे में देखा था, जिनकी संख्या 4 थी। और फिर आपका ताड़न जात के बारे में भी देखा था। ताड़न जात की संख्या आपकी 2 थी, 2 ताड़न जात थे। व्यंजन थे आपके 33, अयोगवाह 2 और स्वर थे आपके 11। और यदि ये टोटल कर दिया जाए तो ये टोटल हो जाएंगे बच्चों आपके 52 यानी 52। तो ये चीज हमने समझी थी बच्चों। उसके बाद आज की इस वीडियो में जो हम शुरुआत करेंगे वो स्वरों से शुरुआत करेंगे। स्वर क्या होगा, चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों आज की वीडियो की। चलो, सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे कि स्वर की परिभाषा क्या होगी। देखो, स्वर को बोला जाता है कि ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि है। अब ये भी समझना होगा साथ साथ में कि ये स्वतंत्र है कहां से। तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें, हम लिख सकते हैं कि स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से
उच्चारित ध्वनि, ये हम इसको बोल सकते हैं। या एक दूसरी परिभाषा भी इसकी होगी, दूसरी परिभाषा होगी कि वायु मुख विवर तथा स्वर यंत्र से निर्बाधित बाहर निकलती है, निर्बाधित बाहर निकलती है। चलिए इस परिभाषा के बारे में समझते हैं। दरअसल रटना एकमात्र उद्देश्य नहीं है, चीजों को समझकर चलना भी जरूरी है, क्योंकि रटकर लंबे समय तक चीजों को याद नहीं रखा जा सकता। और मेरा आपसे वादा है कि एक बार जो चीज आपको समझा दी जाएगी वो लगभग आपके हमेशा के लिए याद रहेगी। देखिए इसमें बोला स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि है, या दूसरी परिभाषा जो बताई है वो होगी आपकी वायु मुख विवर तथा स्वर यंत्र से निर्बाधित बाहर निकलती है। निर्बाधित का अर्थ होगा कि बिना बाधा के। दरअसल इस परिभाषा को हम समझने की कोशिश करते हैं। वायु, वायु का अर्थ क्या होगा? हवा। मैंने आपको बताया था कि ध्वनि किस प्रकार बनती है। ध्वनि जब आप एक लंबा सांस लेते हो और जो आप अपने फेफड़ों में आप जो वायु एकत्रित करते हो ना, इकट्ठी करते हो, उसे हम अपने फेफड़ों में स्टोर कर लेते हैं और तब हमें बोलना होता है, धीरे धीरे हम वायु रिलीज करते हैं और वो जो ध्वनि बनती है आपके यहाँ, स्वर यंत्र इसको बोलते हैं। ये जो आपका भाग होगा ये स्वर यंत्र कहलाएगा। जब हम बोलते हैं कंपन होती है, ठीक है। तो वो ध्वनि जब हम बोलने की कोशिश करते हैं कहाँ आएगी? स्वर यंत्र में। यहाँ से ध्वनि बनने के बाद वो जो ध्वनि होगी सीधी बाहर आएगी, ठीक है। तो वही स्वर कहलाएंगे। देखिए समझिए कि वायु मुख विवर, ये जो मुख विवर है ना, इस मुख विवर का अंदर होगा, अर्थ होगा कि मुख के अंदर का जितना भी भाग है, मुख के अंदर का भाग जैसे जीभ, होठ, तालु, ये जितना भी भाग है, यानी वायु मुख विवर तथा स्वर यंत्र से निर्बाधित, निर्बाधित मतलब बिना बाधा के बाहर निकलती है। तो वायु यहाँ से फिर बिना बाधा के बाहर निकलती है, तभी ये क्या कहलाते हैं? स्वर। जैसे अ एक स्वर है और प एक व्यंजन है, तो दोनों के उच्चारण में क्या अंतर होगा? आप यदि उच्चारित करोगे अ, तो अ ध्वनि यहां से निकलने के बाद सीधी बाहर, जबकि आप उच्चारित करोगे प, तो प का उच्चारण करते समय आपको आपके होठों की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास होठ नहीं है तो आप प सही से नहीं बोल पाओगे बच्चों, ठीक है। तो आप समझे क्या यहाँ से? स्वर की परिभाषा। स्वर की परिभाषा में हमने देखा कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि है और ये वायु मुख विवर तथा स्वर यंत्र से निर्बाधित बाहर निकलती है। ये बात की हमने परिभाषा की। अब मुझे उम्मीद है 11 स्वर कौन से हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। फिर भी मैं एक बार बच्चों लिख देता हूं आपके सामने। अ, आ, ये ई होगा और इसे बड़ी ई बोल दिया जाता है, बाकी इसकी आवाज थोड़ी गहराई में, जैसे ई और ई इस प्रकार बोला जाता है। ये ऊ होगा और ये ऊ होगा। उसके बाद होगा आपका री, ये ए और ये आए। उसके बाद होगा आपका ओ और उसके बाद होगा आपका औ। इन 11 स्वरों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने देखा परिभाषा। परिभाषा के बाद ये वो 11 स्वर होंगे और अब हम इनके वर्गीकरण की बात करेंगे, यानी कि स्वरों का वर्गीकरण। और स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होगा पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद एक एक वर्गीकरण को ध्यान से समझेंगे। और आप वीडियो के अंत तक यदि बने रहते हो, ठीक है, तो बच्चों मेरा वादा है आपसे कि जो वर्गीकरण अभी आपको कराऊंगा साथ साथ में आपके याद हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं स्वरों के वर्गीकरण की। स्वरों का वर्गीकरण। देखिए सबसे पहले तो स्वरों का जो वर्गीकरण किया जाएगा ना, ये 5 प्रकार से वर्गीकरण होगा। एक एक चीज को साथ साथ क्लियर करके चलेंगे। सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि स्वरों का जो वर्गीकरण होगा वो 5 प्रकार से होगा, ठीक है। वो 5 प्रकार से कौन सा होगा उसमें से हम एक एक की बात करेंगे। सबसे पहला जो स्वरों का वर्गीकरण होगा वो वर्गीकरण होगा आपका मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर। अब ये मात्रा कौन सी? बड़ी छोटी। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब ये मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। तो मात्रा के आधार पर आपको याद रखना है कि जो स्वर होंगे वो 3 प्रकार के होंगे। ऐसा क्वेश्चन प्रत्यक्ष रूप से पूछा गया है कि मात्रा के आधार पर स्वर कहलाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार के कौन से स्वर होते हैं तो ये भी आपको याद रखना होगा। पहला आप याद रखोगे हर्ष स्वर होगा, हर्ष स्वर।
उसके बाद आप याद रखोगे हर्षु के बाद एक आपका दीर्घ स्वर होगा, दीर्घ स्वर, और उसके बाद आप याद रखोगे नंबर 3 पर एक आपका प्लुत स्वर होगा, प्लुत स्वर। ठीक है, देखो हर्षु स्वर को ना लघु स्वर भी बोल दिया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो दीर्घ स्वर होता है उसे आपका गुरु स्वर भी बोल दिया जाता है। ये दो चीजें भी आपको बच्चों याद रखनी है, एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझेंगे। देखते हैं पहले सबसे पहला ही 11 स्वर कौन से हैं। यदि हम बात करें तो आ, ई, और ये बड़ी ई, उ, उसके बाद बड़ा उ, उसके बाद री, ए, और फिर होगा आपका ओ और औ। इन 11 स्वरों के वर्गीकरण की हम बात बच्चों कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले समझिए, ये लिखा आपका हर्ष, ये बच्चों दो शब्द इस प्रकार होगा, ये हर्ष, और यदि ये मात्रा में इस प्रकार इसमें लगाते हैं ये वाली तो कहलाएगा हृस्व, और ये री की मात्रा होगी, आपको याद रखना होगा, तो यहाँ र की मात्रा लगती है और ये कहलाता है हर्ष स्वर। तो देखिए ये हर्ष स्वर की बात करें ना, हर्ष स्वर या लघु स्वर, वैसे तो बच्चों ये याद करना बेहद आसान है, लेकिन फिर भी आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये 11 स्वर हैं, स्वरों की पहचान होनी चाहिए। फिर यदि आप इनमें से बच्चों करना चाहते हो क्या हर्ष स्वर की पहचान, तो आपको याद रखना है पहले वाला हर्ष स्वर होगा, ठीक है, एक छोड़ दीजिए फिर उसके बाद फिर से हर्ष स्वर होगा, एक छोड़ दीजिए फिर उसके बाद फिर हर्ष स्वर होगा, और एक छोड़ दीजिए फिर उसके बाद फिर से हर्ष स्वर होगा। तो शुरुआती जो इस प्रकार 4 होंगे वो हर्ष स्वर होंगे। यानी यदि हर्ष स्वर की बात की जाए, आपका अ होगा, अ के बाद आपका ई होगा, ई के बाद आपका उ होगा, और उ के बाद आपका री होगा। वैसे ये याद करने बेहद आसान है। और हर्ष स्वर या लघु स्वर इन्हें क्यों कहा गया है, क्योंकि इनके उच्चारण में कम समय लगता है। कैसे, आप यदि उच्चारित करोगे अ तो अ का समय, यदि उच्चारित करोगे आ तो आ दोनों में अंतर है, अधिक समय लगता है आ में और कम समय लगता है अ में। तो इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर बोलते हैं। आपको साथ साथ में बच्चों याद रखना है, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, क्योंकि इनकी एक मात्रा बच्चों काउंट की जाती है। तो अभी मैंने आपको हर्ष स्वर के बारे में बताया कि हर्ष स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और इनको एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है। बेहद आसान है बच्चों याद करना, लेकिन फिर भी यदि आपको समस्या होती है तो आप ये याद कीजिए कि 11 स्वर कौन से हैं, पहला हर्ष, फिर एक छोड़ दीजिए, फिर हर्ष, फिर एक छोड़ दीजिए, फिर हर्ष, फिर एक छोड़ दीजिए, फिर हर्ष। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर या गुरु स्वर क्या है, इस चीज को समझते हैं। देखिए हर्ष का मतलब होगा छोटा और दीर्घ का मतलब होगा बड़ा, यानी कि जो हर्ष स्वर का बड़ा रूप होगा वही क्या होगा, दीर्घ। दरअसल जितने भी बचे हुए हैं वो सभी के सभी क्या हैं, वो सभी के सभी आपके दीर्घ स्वर होंगे। तो इसमें से आपका एक तो आ बचा हुआ है, एक ई होगा, एक उ होगा, एक आपका ए होगा, इसके बाद आपका अ होगा, यानी ये संख्या में कितने होंगे आपके, 7 होंगे, ओ होगा और औ होगा। आपको साथ साथ इनकी संख्या भी बच्चों याद रखनी है। यदि हर्ष स्वर की बात की जाए तो हर्ष स्वर की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, और यदि दीर्घ स्वर की बात की जाए तो बाकी बचे 7 कौन से होंगे, दीर्घ स्वर। दरअसल ये दीर्घ स्वर क्यों है समझिए, हर्ष स्वर से उच्चारण में 2 गुना समय आ लगता है, जितना समय हर्ष स्वर के उच्चारण में लगता है उससे 2 गुना समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। इसलिए बच्चों ने 2 मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है कि इनको बोला जाता है 2 मात्रिक स्वर, 2 मात्रिक स्वर। और इनकी संख्या भी आप याद रखोगे बच्चों, इनकी जो संख्या होगी इनकी कितनी, 7 संख्या होगी, यानी ये संख्या में 7 होंगे। मुझे उम्मीद है इतनी चीजें आपको बच्चों क्लियर हुई होंगी। हम बात कर रहे हैं किसकी, हर्ष स्वर की, जिनकी संख्या 4 है और इन्हें एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा दीर्घ स्वर, जो इनसे बड़े होंगे, यानी कि हर्ष स्वर से उच्चारण में 2 गुना समय इनमें लगता है, तो ये कहलाते हैं 2 मात्रिक स्वर, इनकी संख्या 7 है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं प्लुत स्वर का। बच्चों प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं किया जाता, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना होता है, तो आप याद रखिए कुछ इस प्रकार की इसकी जो चिन्ह बनता है, इस प्रकार का चिन्ह बनता है और इसे बोलते हैं प्लुत स्वर। समझिए, देखिए प्लुत स्वर के उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है। जब हम किसी को पुकारने के लिए किसी का नाम लेते हैं ना, तब वहां प्लुत स्वर का प्रयोग होता है।
और इसका प्रयोग वैदिक संस्कृत में ही बंद कर दिया गया, क्योंकि उच्चारण में अधिक समय लगता है। ठीक है, लेकिन अभी तक भी बच्चों इसे पढ़ रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि इसका प्रयोग वैदिक संस्कृत में ही बंद कर दिया गया था। लेकिन यदि क्वेश्चन आए कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, तो बच्चों 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। क्योंकि इसके उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, तो इसीलिए इसे प्लुत स्वर कहा गया और इसका उच्चारण बच्चों वैदिक संस्कृत में ही बंद कर दिया गया, क्योंकि भाषाओं का क्रम आप पढ़ चुके हो। और हाँ, जो हमने भाषाओं का क्रम पढ़ा है ना बच्चों, अभी आपका जो उत्तराखंड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, वहां ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है कि आपका पाली व प्राकृत के बाद आने वाली भाषा कौन सी है, तो अपभ्रंश भाषा है। यानी जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है ना, बहुत ही उपयोगी कंटेंट होगा, बस आप विश्वास कर इस पर पढ़ते चलिए साथ साथ। ठीक है, और यदि कोई भी बच्चों डाउट हो, कोई भी डाउट हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, 82 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कोई भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हो बच्चों। और साथ साथ में डाउट के साथ साथ में ये जो नोट्स हैं, यदि इनकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पीडीएफ फाइल आराम से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो बच्चों पहला वर्गीकरण हमारा कंप्लीट होता है मात्रा के आधार पर। अब हम चलते हैं दूसरे वर्गीकरण की ओर। देखिए, दूसरा वर्गीकरण जो होगा ना आपका, ये होगा बच्चों आपका होठों के आधार पर वर्गीकरण। होठों के आधार पर या होठ के आधार पर, होठों के आधार पर वर्गीकरण के आधार पर। अब देखिए, होठों के आधार पर जो वर्गीकरण होगा, यहाँ ये 2 प्रकार के होठों के आधार पर, यहाँ जो स्वर होंगे आपके 2 प्रकार के होंगे। अब ये 2 प्रकार के कौन से होंगे? ये 2 प्रकार के होंगे बच्चों, एक तो जब हम किसी चीज का उच्चारण करते हैं ना, या तो आपके होठ वृत्ताकार होंगे या वृत्ताकार नहीं होंगे। क्या बच्चों ऐसा संभव है कि आपके होठ ना रेक्टेंगल शेप में आ जाए? क्या आयताकार हो सकते हैं बच्चों? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्या आपके होठ त्रिभुजाकार हो सकते हैं? नहीं, होठ या तो वृत्ताकार होंगे उच्चारण करते समय या वृत्ताकार नहीं होंगे। तो ये 2 प्रकार का वर्गीकरण होगा। एक आपका होगा कैसा? वृत्ताकार, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ कैसे हो जाएंगे? वृत्ताकार हो जाएंगे। और एक आपका वर्गीकरण होगा एक ऐसा अवृत्ताकार। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें कौन कौन से होंगे। मुझे उम्मीद है आपके साथ साथ बच्चों ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर याद रखनी है कि यहाँ 11 स्वरों का वर्गीकरण बच्चों नहीं करते, यहाँ मात्र हम 10 स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, री का वर्गीकरण यहाँ नहीं करेंगे। और ऐसा क्यों? क्या अपनी मर्जी के अनुसार हम चलेंगे? नहीं बच्चों, हिंदी के एक विद्वान भोलानाथ तिवारी ने कहा था कि यहाँ मात्र 10 स्वरों का वर्गीकरण किया जाएगा, तो हम उसी आधार पर चलते हुए 10 स्वरों का वर्गीकरण यहाँ करेंगे। देखिए, जो वृत्ताकार होंगे ना, वृत्ताकार का अर्थ होगा गोल होना, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल हो जाएंगे। तो बच्चों आप उच्चारित करके चीजों को देख सकते हो बड़े आराम से। इनमें से ऐसे कौन से स्वर होंगे जिनका उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाए? क्या अ का उच्चारण करते समय होठ गोल होंगे? नहीं। क्या आ का होंगे? नहीं। इनमें से बच्चों ऊ का जब आप उच्चारण करोगे ना, ऊ तो आपके होठ गोल होंगे। जब आप औ का उच्चारण करोगे तब भी होठ आपके गोल होंगे। तो आपको याद रखना है कि गोल होना मतलब वृत्ताकार होना। और इसमें आपके 4 होंगे, एक ऊ होगा, एक ऊ होगा, एक ओ होगा और एक आपका औ होगा। यानी ये 4 होंगे आपके कैसे? ये 4 होंगे बच्चों आपके वृत्ताकार स्वर। और जो बाकी बचे 6 हैं वो कौन से होंगे? अवृत्ताकार। अब ये 6 कौन से बच गए? री को छोड़ दो और बाकी सारे बच गए। यानी कि आपका अ होगा, अ के बाद आपका आ होगा, आ के बाद आपका ई और उसके बाद ई और एक आपका ए और अय होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से, 2 हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, एक बार रिवाइज कराता हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। 5 में से पहला मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने? 3। ठीक है, 3 में पहला कौन सा? हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। फिर दूसरा क्या? होठों के आधार पर, पहला वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। मुझे बच्चों उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। आप साथ साथ इसे नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं बच्चों। देखिए, ये 2 वर्गीकरण आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम चलेंगे आपके तीसरे वर्गीकरण की ओर। जो तीसरा वर्गीकरण होठों का आपका होगा जीभ के आधार पर। होठों जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीभ के आधार पर।
देखो जीव के आधार पर जो वर्गीकरण होगा, ये जीव के आधार पर आपका 3 प्रकार का वर्गीकरण होगा। 3 प्रकार का, ये कौन से 3 प्रकार के होंगे? देखिए जब आप उच्चारित करोगे ना, तो जीव या तो आपके मुख के अग्रभाग में होगी, या आपके मुख में ये या तो ये आपके मुख के होगी अग्रभाग में, या होगी ये आपके मुख के बच्चों पश्चिम भाग में, या मध्य भाग में होगी। ठीक है, तो जब ये अग्रभाग में होगी तो वो कहलाएंगे आपके अग्रस्वर। अग्रस्वर, अग्रस्वर कौन से होंगे ये हमें देखना होगा। उसके बाद जब ये मध्य में होगी तो ये कहलाएंगे आपके मध्य स्वर। मध्य स्वर, मध्य स्वर कौन से होंगे ये हमें देखना होगा। और जब बच्चों ये आपके पश्चिम भाग में होगी तो ये कहलाएंगे आपके पश्च स्वर। पश्च स्वर, तो पश्च स्वर कौन से होंगे ये हमें देखना होगा। वैसे तो बच्चों आप इसका उच्चारण करके देख सकते हो कि ये कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे, लेकिन सभी का उच्चारण एक तो बिल्कुल सटीक नहीं होता बच्चों। मतलब कोई भी हो ना, 100% सटीक उच्चारण शायद ही किसी का हो, सबका थोड़ा इधर उधर होता है। और फिर यदि सिर्फ हम उच्चारण के भरोसे बैठ जाएं तो हो सकता है हम एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन भी गलत करके आए, तो एक बार हमें देख लेना चाहिए। तो अगर हम बात करें बच्चों अग्रस्वर कौन से होंगे, तो अग्रस्वर बच्चों आप याद रखोगे कि एक तो आपका ई और एक आपका ए और अ, ये 4 आपके अग्रस्वर होंगे। ठीक है, ई ए अ, जब आप उच्चारण कर रहे होंगे जीभ आपके मुख के अग्रभाग में होगी, आपके दंत के आसपास होगी। ठीक है, ई ए अ। फिर मध्य स्वर में मात्र एक होगा आपका अ, और फिर जो बचता है बाकी वो सब पश्च स्वर में होगा। यानी यहां से आपका बचता है आ, एक आपका बचता है उ, एक ऊ बचता है, और एक आपका बचता है बच्चों ओ, और एक आपका औ बचता है। मुझे उम्मीद है आप चीजें समझ पा रहे होंगे, बेहद आसान चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, वर्गीकरण नंबर 3 था, अब हम चलते हैं वर्गीकरण नंबर 4 की ओर। ठीक है, वर्गीकरण नंबर 4 जो होगा, ये वर्गीकरण होगा आपका मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर, यानी कि किस स्वर का उच्चारण करते समय, किस स्वर का उच्चारण करते समय मुख कितना खुलता है, आधार पर। मुख खुलने के आधार पर जो स्वर होंगे ये 4 प्रकार के होंगे। इनमें बच्चों को बड़ी समस्या आती है कि ये 4 कौन से होंगे। तो बच्चों कुछ चीजें ऐसी हैं आपको रटनी ही पड़ेंगी, लेकिन मैक्सिमम चीजों का हम करेंगे कि आपकी समझ में चीजें आती रही। जैसे ही सीरीज में हम आगे बढ़ते चलेंगे वीडियोस में, तो पिछला हम टोटल रिवाइज करते चलेंगे, और जैसे ही ये वर्णमाला का टॉपिक कंप्लीट होगा, इस पर लगभग 100 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए चलते हैं मुख खुलने के आधार पर। पहला तो हम याद रखेंगे ये होगा आपका समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर, उसके बाद दूसरा होगा आपका, समृद्ध के बाद हम लिखेंगे अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध के बाद तीसरा हम लिखेंगे विवर्त। विवर्त, और इसके बाद नंबर 4 पर हम लिखेंगे अर्धविवर्त। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको यहां तक की चीजें दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, चलिए अब विवर्त का अर्थ क्या होता है, दरअसल आप इसको समझिए क्या होगा। विवर्त का अर्थ होगा कि जब उच्चारण करते समय आपका मुख पूरा खुल जाए। और ऐसा कौन सा स्वर होगा जिसका उच्चारण करते समय आपका मुख पूरा खुल जाए? बच्चों यदि आप कभी किसी डेंटिस्ट के पास गए हो, डेंटिस्ट मतलब दांतों का जो डॉक्टर होगा, यदि कभी आप उनके पास गए हो तो आपको हमेशा क्या बोलने के लिए बोलते हैं? आ। क्योंकि जब हम आ का उच्चारण करते हैं ना, आ, तो अपना मुख पूरा खुल जाता है। तो विवर्त का अर्थ भी क्या होता है? पूरा खुला हुआ। यानी जी जब मुख पूरा खुला हुआ हो तो आप याद रखोगे विवर्त होगा आपका कौन सा? आ। चलिए एक तो क्लियर हुआ, एक मात्र अकेला होगा। फिर आपको इसके साथ साथ याद रखना है कि अर्ध विवर्त में आपका अ होगा, अ के साथ साथ अ होगा, अ के साथ साथ आपका औ होगा। ठीक है, फिर हम बात करें संवर्त का अर्थ होगा जिसमें लगभग पूर्णतः मुख बंद होता है। तो यहां आप याद रखोगे ई, उसके बाद ऊ और ऊ याद रखोगे। और जो बचे बच्चों वो कहां होंगे आपके? वो होंगे आपके अर्धसंवर्त में। तो ये बचते हैं आपके अर्धसंवर्त में। मुझे उम्मीद है हमने 4 वर्गीकरण बच्चों कंप्लीट कर लिए हैं, और 4 के 4 आपकी समझ में जरूर आए होंगे। ठीक है, देखते हैं ये 4 वर्गीकरण कौन से थे। मैंने आपको बताया कि स्वरों का वर्गीकरण हम 5 प्रकार से करेंगे। पहला मैंने आपको बताया मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर आपको बताए 3, ये 3 थे हर्ष, दीर्घ और प्लुत।
फिर मैंने आपको बताया मात्रा के बाद आपको जो बताया मैंने, होठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। होठों के आधार पर थे कितने, 2, वृत्ताकार व अवृत्ताकार। फिर नंबर 3 पर आपको बताया मात्रा होठों के आधार पर, फिर जीभ के आधार पर स्वर, जिनकी संख्या कितनी थी, 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर व पश्च स्वर। और फिर नंबर 4 पर आपको बताया है मैंने, ये होगा आपका मुख खुलने के आधार पर वर्गीकरण। और मुख खुलने के आधार पर ये 4 हैं। 4 कौन से हैं, होंगे आपके विवर्त, अर्धविवर्त, समवर्त और अर्धसमवर्त। मुझे उम्मीद है बच्चों यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हुई होगी। आप एक बार कंप्लीट, जब इसे वर्णमाला आपकी कंप्लीट होगी, लगभग ये तीसरी वीडियो है, इसके बाद भी 2 वीडियो भी वर्णमाला के बच्चों बाकी रहेंगी। तो लगभग 5 से 6 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे बहुत डिटेल में चीजों को। और उसके बाद लगभग आप कोई भी एग्जाम उठाओगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हो, वो आप देखते हो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम कौन सा है, उसके क्वेश्चन वर्णमाला के लगाते हो, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है बच्चों। ठीक है, चलो अभी हमने 4 वर्गीकरण कंप्लीट कर लिए हैं। 4 वर्गीकरण के बाद हम देखते हैं वर्गीकरण नंबर 5। और वर्गीकरण नंबर 5 ना बेहद महत्वपूर्ण होगा बच्चों, क्योंकि आगे चलने के बाद संधि हो या वर्णमाला का ही कुछ हिस्सा हो, हर जगह ये काम आने वाला है। तो आपको याद रखना है कि वर्गीकरण नंबर 5 ध्यान से पढ़ना है बच्चों। तो वर्गीकरण नंबर 5 क्या होगा, ये होगा संरचना या बनावट के आधार पर वर्गीकरण। संरचना बनावट के आधार पर वर्गीकरण। बच्चों यहां ना स्वरों को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। यहां स्वरों को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। देखते हैं 2 भाग कौन से होंगे। एक होगा आपका मूल स्वर और एक होगा आपका संधि स्वर। ये जो मूल स्वर होंगे ना बच्चों, ये वही 4 होंगे जो हर्ष स्वर थे। ठीक है, और हर्ष स्वर कौन से 4 थे, आपको याद रखना है, अ, ई, उ और री। ये 4 आपके हर्ष स्वर थे। तो 11, और यहां फिर से हम 11 स्वरों का वर्गीकरण बच्चों करेंगे। 11 में से 4 तो आपके क्या हुए, यही हर्ष स्वर हुए। अब जो बाकी 7 बचे वो क्या होंगे, संधि स्वर। लेकिन संधि स्वर को भी 2 पार्ट में बच्चों विभाजित कर दिया जाएगा। एक आपका कहलाएगा दीर्घ संधि, दीर्घ संधि स्वर, और एक आपका कहलाएगा संयुक्त संधि स्वर। साथ साथ में आप याद रखोगे जो दीर्घ संधि स्वर होगा ना, इसी का दूसरा नाम होगा आपका सजातीय स्वर। सजातीय स्वर, ये सजातीय के नाम से भी पूछा जाता है, सजातीय स्वर। और इसको हम बोल देंगे बच्चों विजातीय स्वर। विजातीय स्वर। अभी ये सजातीय क्या होगा और विजातीय क्या होगा, तो बच्चों समझते हैं हम। सजातीय का अर्थ होगा सजातीय, एक जैसी जिनकी जाति होगी या जो एक जैसी चीजों से मिलकर बने होंगे उन्हें बोलेंगे सजातीय। और जो भिन्न भिन्न चीजों से मिलकर बने होंगे वो कहलाएंगे विजातीय। तो यानी कि जो स्वर, ऐसे स्वर होंगे, दीर्घ मतलब बड़े, दीर्घ संधि, बड़ी संधि, यानी कि सजातीय स्वर, जो एक जैसी चीजों से मिलकर बड़ा स्वर बनेगा वो कहलाएगा सजातीय स्वर। और जो आपकी भिन्न भिन्न चीजों से मिलकर बड़ा स्वर कहलाएगा वो कहलाएगा आपका विजातीय स्वर। जैसे एक हमने बात की यहाँ नंबर 1 बच्चों, ये होगा आपका आ। उसके बाद नंबर 2 पर हम देखेंगे ये होगा आपका ई, और नंबर 3 पर हम देखेंगे ये होगा आपका ऊ। तो यदि इस आ की बात बच्चों कर रही है, आ आपका किस किस से मिलकर बनने वाला है, ये आपका अ धन अ से मिलकर बनता है, ये आप याद रखोगे। जब हम ई की बात करते हैं तो ई आपकी ई धन ई से मिलकर बनती है, ई धन ई से। ठीक है, तो सजातीय, एक जैसे सजातीय, एक जैसों से मिलकर बन रहे तो सजातीय कहलाए। फिर यदि ऊ की बात करें तो ऊ आपका ऊ धन ऊ से बनकर मिलता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहलाएंगे आपके सजातीय स्वर कहलाएंगे। अगर बात करें विजातीय स्वर कौन से होंगे, तो विजातीय स्वर जो बाकी 4 बचे वो विजातीय स्वर होंगे। जैसे एक आपका ए बजता है, फिर नंबर 2 पर एक आपका अ बजता है, फिर नंबर 3 पर एक आपका ओ बजता है, और फिर नंबर 4 पर एक आपका औ बजता है। ठीक है,
अभी हम इनकी बात करेंगे। देखिए यदि ए की बात करें तो ये आपका अ धन ई से मिलकर बनता है, अ धन ई से अलग अलग से मिलकर बन रहा है तो ये कहलाएगा विजातीय स्वर। यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये आपका अ धन ए से मिलकर बनता है, अ धन ए, यानी ये चीज आपकी यहाँ गई तो ये भी अलग अलग से मिलकर बन रहा है तो विजातीय स्वर कहलाएगा। फिर अगर इसकी बात करें तो अ धन उ से मिलकर बनता है, फिर अलग अलग तो विजातीय। और फिर यदि इसकी बात करें तो ये अ धन ओ, यहाँ ओ आ जाएगा, ओ से मिलकर बनता है, ये आपको याद रखना है। ये बच्चों क्लियर होने बहुत जरूरी है। ये हमने देखा आपका पांचवा वर्गीकरण, स्वरों का पांचवा वर्गीकरण था जो संरचना या बनावट के आधार पर हमने किया है। संरचना या बनावट के आधार पर स्वर दो भागों में हमने विभाजित किए, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर बड़े सामान्य वही चार स्वर जो आपके हर्ष स्वर थे, और संधि स्वरों को फिर दो भागों में विभाजित किया, एक दीर्घ संधि और एक संयुक्त संधि। दीर्घ संधि में हमने देखा सजातीय और संयुक्त संधि में हमने देखा विजातीय। सजातीय स्वर आपके तीन थे, आ, ई और ओ, जो अ धन अ से, ई धन ई व उ धन उ से मिलकर बने हैं। और यदि विजातीय की बात करें तो वहां आपके चार हैं, ए, ओ, औ। जो ए है वो अ धन ई से, जो अ है वो अ धन ए से, अ से, और जो आपका ओ है वो अ धन उ से, और जो आपका औ है वो अ धन ओ से मिलकर बना है। ये बच्चों हमने 5 वर्गीकरण कंप्लीट किए हैं, किसके? स्वरों का जो वर्गीकरण था उसके 5 वर्गीकरण ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम एक और देखते हैं, ये वर्गीकरण से बाहर होगा। और यदि हम इसकी बात करें, हम एक इसमें यहाँ पे देखते हैं, एक हम आगत स्वर पढ़ते हैं कि ये आगत स्वर क्या होगा। आगत स्वर, इसे भी हम देखते हैं, आगत स्वर। इसी आगत स्वर को एक अन्य नाम और देते हैं बच्चों, इसको बोल दिया जाता है ग्रहित स्वर। ग्रहित स्वर, तो इससे भी बच्चों डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ग्रहित स्वर या आगत स्वर नाम की बीमारी का इलाज भी अभी कर दिया जाएगा, देखते रहिए। यदि बात करें आगत स्वर क्या होगा, तो हम हिंदी भाषा में पढ़ते हैं एक अर्धचंद्राकार बिंदु, अर्धचंद्रकार। ये अर्धचंद्रकार क्या होगा, आप देखते होंगे इस प्रकार का कोई चिन्ह होता है, उसे तो बोलते हैं। जैसे यदि शब्दों की बात की जाए तो जो मैंने शब्द लिख दिया, ये क्या बोला जाएगा? डॉक्टर। ये क हलंत के साथ है, आधा है। और यदि इस पर ये लगा दिया जाए तो ये क्या बोला जाएगा? डॉक्टर। डॉक्टर बोला जाएगा। इसी प्रकार एक शब्द मैंने लिख दिया आपका नॉलेज, और ये क्या बोला जाएगा? नॉलेज। तो ये जो ध्वनि दे रहा है, किस प्रकार की ध्वनि दे रहा है बच्चों? ये अंग्रेजी शब्दों पे प्रयोग होता है, अंग्रेजी शब्दों पे प्रयोग होता है, तो ये इसीलिए क्या है? आगत स्वर या ग्रहित स्वर है। और इसकी जो ध्वनि है ना, इसकी ध्वनि बच्चों आपकी, इसकी ध्वनि आपकी एक तो सिंपल बिल्कुल आ और ओ के मध्य है, ना तो पूर्ण रूप से आ और ना पूर्ण रूप से ओ, यानी कि ये तो डॉक्टर बोला जाएगा। और यदि मैं यहां एक शब्द और लिख दूं बच्चों, इसको हम शुद्ध रूप से क्या बोलेंगे? डॉक्टर। इसको बोलेंगे डॉक्टर, ये डॉक्टर होगा और ये डॉक्टर होगा, और इसका उच्चारण इनके मध्य होगा, ठीक है? वो जैसा आप कर सकते हो तो ठीक है, ये तो बाकी चलेगा, ठीक है बच्चों। नॉलेज यदि लिख दे तो ये होगा आपका नॉलेज होगा, ठीक है? और ये होगा बच्चों आपका नॉलेज होगा। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है? चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम होगा यहाँ पर आपका व्यंजनों का वर्गीकरण। और मुझे उम्मीद है ये जो जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की है ये आपकी समझ में आई होगी, ये चीजें आपकी समझ में आई होगी। व्यंजनों का वर्गीकरण अब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में व्यंजनों के वर्गीकरण की शुरुआत करेंगे। आज की वीडियो में इतना काफी होगा। मैंने आपको बताया, यदि कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो, या आपको जो हम पढ़ रहे हैं इनकी क्लास में जो भी पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो भी इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो निश्चिंत होकर बच्चों, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।